Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Yesterday we had discussed about the types of probability sampling. Today in this lecture we are going to discuss the types of non-probability sampling. Simply first we have to discuss what does non-probability sampling mean. ठीक, non-probability sampling हम किसे कहते हैं? Simply इसमें क्या है? Just it is the opposite of probability sampling. Probability sampling हम किसे कहते थे? ये आपने जाना है, ठीक है? Probability sampling किसे कहते हैं? You all know, I hope. नॉन प्रोबेबिलिटी जस्ट इट इज द अपोजिट ऑफ दैट. नॉन प्रोबेबिलिटी मीन दैट टाइप ऑफ सैम्पलिंग जहां पे हर किसी को इक्वल चांस ना हो सिलेक्ट होने का, ठीक है, जहां पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल या यूनिट विल नॉट गेट इक्वल चांसेस, विल नॉट हैव इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है. तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द रिसर्चर. उसको क्या चाहिए वो किसी भी वक्त, वो किसी भी तरह अपने पर्पस के लिए अपने जजमेंट को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, या जो उसको ज़रूरत होगा उसी के हिसाब से वो सैम्पलिंग उठा सकता है. ज़रूरी नहीं है रैंडम सैम्पलिंग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है. इट इज़ अगेंस्ट रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है. यहाँ पे अगेंस्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है. यहाँ पे हम रैंडम चीज़ों को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहां पे इक्वल चांसेस होते हैं हर एक को सिलेक्ट होने के. यहां पे वो चीज नहीं है. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. हम यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्पस, इट डिपेंड्स अपॉन आवर जजमेंट, ठीक है. जजमेंट के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से हम कहाँ पे कन्वीनियंट हो, किस चीज़ से कन्वीनियंट हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें कन्वीनियंट लगे, तो उस पे ये डिपेंड करता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है. तो उसी के हिसाब से वी कैन सी दैट. लेट अस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस डिस्कस इन इट की बात हो रही है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन डोंट हैव इक्वल चांसेस. हर किसी आइटम को इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्ट होने का. तो क्या है फिर? इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. यहाँ पे हर एक आइटम को सिलेक्ट होने का चांस नहीं है, ठीक है. सैंपल आर डिटरमाइंड बाय पर्सनल कन्वीनियंस और जजमेंट और चॉइस ऑफ द रिसर्चर. दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, this point, you have to understand this point. Samples are determined by personal choice. यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है. यहाँ पे हम सैंपल चूज करते हैं मगर ऑन आवर चॉइस, नॉट ऑन द बेस ऑफ चांस. वहां पे लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ा था, वहां पे हम चांस से सैंपल चूज करते हैं, न कि चॉइस. यहाँ पे हम चॉइस इस्तेमाल करते हैं, न कि चांस. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक. तो यहाँ पे क्या है? सैंपल जब हमें उठाने पड़ते हैं, सैंपल हम डिटरमाइन करते हैं बाय पर्सनल कन्वीनियंस. जहाँ पे आप एक रिसर्चर कन्वीनियंट हो, जहाँ पे एक रिसर्चर सेटिस्फाई हो कि मुझे यहीं सिलेक्ट करना है, मुझे इन लोगों को ही सिलेक्ट करना है, इसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इसी विलेज को सिलेक्ट करना है एज ए सैंपल, ठीक है. तो जजमेंट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द जजमेंट. जजमेंट मीनिंग चॉइस. जहाँ पे उसको लगे कि ये सही है तो वो रिसर्चर एक सैंपल उठा सकता है ऑफ द रिसर्चर, बट नॉट बाई चांस. चांस की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 300 स्टूडेंट्स में से मुझे सिलेक्ट करने हैं. अगर मैं यहाँ रैंडमली सिलेक्ट करूँ, इसको बताऊँ, ठीक है, तो विदाउट एनी चॉइस, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं? चांस के हिसाब से ना उठाऊं बल्कि चॉइस के हिसाब से. मुझे ये ठीक लगता है कि इस बंदे में इंफॉर्मेशन है, या ये मेरा पर्पस सॉल्व कर सकता है, यहाँ से मेरा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे वो हासिल हो सकती है, या इस बंदे से, तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है. मैं हर किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक. तो इट डिपेंड्स ऑन चॉइस, नॉट ऑन चांस. The 5 types of probability sampling are. बहुत सारे बुक्स लिखते हैं, बहुत सारी किताबों में आप you will get the things that. इसके अलावा भी बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे जो मेन. बट here today we are going to discuss the main. In this lecture we are going to discuss the main types of non probability sampling. Main types of non probability sampling. चलिए डिस्कस करते हैं one by one इन टाइप्स को. पहला जो टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी का, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस किसे कहते हैं? जहां पे एक रिसर्चर को लगे कि मैं सही कर रहा हूं, ये चीज मेरे लिए है, ये चीज
मेरे बेनिफिट के लिए है, यहाँ से मैं रिसर्च कलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे वो कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट, इट इज क्लियर फ्रॉम इट इज नॉमेनक्लेचर, जो इस रिसर्च का नाम है कि कन्वीनियंट, जहाँ पे एक रिसर्चर कन्वीनियंट हो तो वहाँ पे वो डाटा उठा सकता है, वहाँ पे वो सैंपल चूज कर सकता है, ठीक है। कन्वीनियंट सैंपलिंग हम किसे कहते हैं? कन्वीनियंट सैंपलिंग इज यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहां पे हमें एक्सप्लोर चीजों को करना होगा वहां पे कन्वीनियंट सैंपल हम इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट सैंपलिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट पर्टिकुलर विलेज में मैं बिल्कुल कन्वीनियंट हूँ, बिल्कुल डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, या वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उन लोगों को मैं चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई चॉइस, जहां पे मेरी कन्वीनियंस हो, ठीक है, मैं कन्वीनियंट रहूंगा वहां पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने सैंपल्स को, ठीक है। As the name implies, जो इसका नाम है, it is collected from its nomenclature, the sample is selected because it is convenient. सैंपल को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि एक रिसर्चर वहाँ पे कन्वीनियंट रहता है, ठीक है, वो एक रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट है, तभी वो सैंपल उठाता है पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर विलेज में, पर्टिकुलर ग्रुप में, या पर्टिकुलर जो भी है पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक, तो वो वहाँ पे कन्वीनियंट रहता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहता है कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ दिस इज राइट, थिंग्स आर गोइंग स्मूथली, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड हैफोजर्ड और एक्सीडेंटल, इसको हम कहते हैं हैफोजर्ड भी और एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझे। मैं रिसर्च कर रहा हूँ ड्रग एडिक्शन पे, ठीक है, मैं रास्ते से चल रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, तो मुझे कोई इंसान मिला जो जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, या उसकी बात करने का तरीका ये था कि वो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है या ड्रग एडिक्शन के बारे में जानता था, ठीक है, तो रास्ते में ही चलते चलते एक्सीडेंटली मुझे उससे मुलाकात हो गई, ठीक है, मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ड्रग एडिक्टिव या बहुत सारे इंसान, बहुत सारे पर्सन में ऐसे मिले जो ड्रग एडिक्शन के बारे में जानते हैं। इट मीन दैट मुझे कोई इरादा नहीं था उनसे मिलने का, बल्कि खाली एक्सीडेंटली उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात तो बातों बातों में मैंने अपना डेटा हासिल किया और मैंने उनको सैंपल एज ए चूज किया, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग पीपल हु आर कैप्टिव ऑडियंस, बिल्कुल ये मेथड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक। जस्ट हैपन टू बी वॉकिंग बाय और शो ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द रिसर्च, ठीक है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा वो चल के आपने बात की उनसे, किसी जगह मुलाकात हो गई, ठीक है, तो यहाँ स्पेशल इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया आपके जो आप चाहते हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च टॉपिक पे उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, तो आप उनसे बात करने लगे, ठीक है, और इस तरह से आप डेटा अपना कलेक्ट कर सकते हो, ठीक। द यूज ऑफ वॉलंटियर्स is an example of continuous sampling. This method is often used during preliminary research. Preliminary research efforts to get gross estimate of the results without incurring the cost or time required to select a random sample, ठीक है, तो ये दिस मेथड इज ऑफन अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें कहाँ पे प्रिलिमिनरी रिसर्च पहले इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा अंदाज़ा लगा सकें कि बिल्कुल उस कास्ट को कम करने के लिए या बाकी चीज़ें देखने के लिए हम क्या प्रिलिमिनरी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मगर किसके थ्रू, उसमें हम कौन सी सैंपलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्वेनियंस, जहां पे हमें लगे कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो सही है या ऐसे ऐसे करना होगा हमें, ठीक, तो इसीलिए दिस मेथड इज ऑफ अक्सर ये कहाँ पे यूज किया जाता है, यूज फॉर या ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी रिसर्च एफर्ट्स, ठीक है, टू गेट अ gross estimate of the result, without incurring the cost or the time required to select a random sampling, ठीक है, या ना हमें यहाँ पे टाइम ज़ाया हो रहा है ना हमें यहाँ पे कॉस्ट ज़ाया हो रहा है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल होता है, किसी भी जगह बिल्कुल हम बातों में पता कर लेते हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग के थ्रू बिल्कुल डेटा हासिल कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन हासिल गैदर कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग उस सैम्पलिंग को कहते हैं जहाँ पे एक रिसर्चर कन्वीनियंट उसको लगे कि या एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाएगा किन रिसर्च कुछ लोगों के साथ जहाँ पे उनको लगे कि इनका इंटरेस्ट है, ये मेरे टॉपिक में हेल्प कर सकते हैं, ये मेरे एज ए जो है ना रिसोर्सेज बन सकते हैं मेरे टॉपिक में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट किसे हम कहते हैं, डिसीजन लेना। जजमेंट किसे कहते हैं, जहां पे इंसान को ये ठीक लगे कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है,
ठीक है, जजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर जजमेंट। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ इसी विलेज, जिस विलेज में वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, मतलब 5 विलेजेस हैं, 5 विलेज से उसमें उसको लग रहा है कि इस विलेज से पर्टिकुलर इस विलेज से मुझे सैंपल उठाना पड़े, ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा, उसने जज किया है इस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ सर्टन फीचर्स, तो बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी चॉइस, ये याद रखना, फिर से मैं दोहराता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड है ना, हम वहाँ पे चॉइस इस्तेमाल करते हैं ना कि चांस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चॉइस ये है, हमारा जजमेंट ये हो रहा है कि हम यहाँ से पर्टिकुलर जगह से सैंपल उठाएं, पर्टिकुलर जगह से सैंपलिंग करें, ठीक है। तो जजमेंट सैंपलिंग इज अ कॉमन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जाहिर सी बात है मेथड, ठीक है। ये एक मेथड है किस चीज़ का, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, ठीक। द रिसर्चर इन जजमेंट सैंपलिंग, हियर द रिसर्चर सिलेक्टेड द सैंपल बेस्ड ऑन द जजमेंट। किस पे बेस्ड होता है, जजमेंट पे बेस्ड होता है, इंसान के डिसीजन का। इंसान को जो लग रहा है कि ये चीज़ सही है तो वो उसको उठा लेता है, वो वहीं से सैंपल कलेक्ट कर लेता है, वो वहीं से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, ठीक है। तो दिस इज यूजुअली एक्सटेंशन ऑफ द कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये क्या है एक्चुअली कि एक्सटेंशन मीन्स स्टेप आगे, ठीक है, कन्वीनियंस सैंपल से आगे एक स्टेप, ठीक है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर मे डिसाइड टू ड्रा द एंटायर सैंपल फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव विलेज। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर एक रिसर्चर को लगे कि पूरा सैंपल मुझे इन 10 विलेज यहाँ पे हैं जो इसके रिसर्च एरिया में है, ठीक है, मगर उन 10 में से एक विलेज में मुझे पूरा सैंपल उठाऊंगा, ठीक है, उसको लगा, उसको उसने जजमेंट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको लगा, उसने कहा कि एंटायर सैंपल जो मेरा है मैं रिप्रेजेंटेटिव विलेज से ही उठाऊंगा, ठीक है, मुझे वहां भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन दो द पॉपुलेशन मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नंबर ऑफ विलेजेस, पॉपुलेशन अलग अलग विलेजों में डिस्ट्रीब्यूट या स्कैटर्ड है, तो उसको अपनी मर्जी है कि वो कहां से उसको ठीक लगे, जजमेंट कहां से हो जाए, तो वहां से अगर 10 विलेजेस है, 10 विलेजेस, बिल्कुल 10 विलेजेस में से एक विलेज को सिलेक्ट करके जो उसको ठीक लगेगा कि ये सही है, ठीक है। इवन दो द पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन स्कैटर्ड होने के बावजूद भी, ठीक है, जो उसका यूनिवर्स है, जो उसकी पॉपुलेशन है ना, वो बिल्कुल स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है फ्रॉम या लिविंग इन डिफरेंट विलेजेस, रिस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। ही और शी रिसर्चर इज सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए सिंगल विलेज, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव विलेज, ठीक है, जो उसको ठीक लगे, जहां पे उसको जजमेंट हुआ कि यहां से उठाना चाहिए मुझे, ठीक है। When using this method, the researcher feels that the chosen sample is representative of the entire population. जब रिसर्चर चूज कर लेता है, बिल्कुल इस रिप्रेजेंटेटिव विलेज से सैंपल उठाता है, तो उसको लगता है, उसको जज होता है या जज कर लेता है कि ये जो पूरा जो सैंपल है ना, ये मैंने जो चूज किया है ना सैंपल को, ठीक है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। वो डिसाइड कर लेता है, वो जज कर लेता है कि ये जो मैंने उठाया सैंपल, ये पूरे जितने भी विलेजेस थे मेरे एज ए सैंपल, ठीक है, तो जितने भी विलेजेस थे मुझे स्टडी करने थे, तो वो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विलेजेस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। चूजन सैंपल, जो उसने सिलेक्ट किया ना सैंपल को इस एक विलेज से, तो उसने वो ये कंसिडर कर रहा है, वो ये जज कर रहा है कि दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे रिप्रेजेंट करता है पूरे पॉपुलेशन को। कहाँ पे, जजमेंट सैंपलिंग में। नेक्स्ट इज पर्पजिव सैंपलिंग, ठीक है, पर्पज, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज, दिस इज अनदर टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ द रिसर्च। आपका रिसर्च, एक रिसर्चर का पर्पज क्या है, ठीक है, पर्पज डिपेंड्स, वहां पे जो पहला हमने पढ़ा वो डिपेंड कर रहा था किस पे, कन्वीनियंस पे, अब नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल जजमेंट पे, और जो ये वाला टाइप ऑफ सैंपलिंग किसका, नॉन प्रोबेबिलिटी का, ये डिपेंड कर रहा है पर्पज पे। आप एक रिसर्चर का पर्पज क्या है, ठीक है, अगर एक रिसर्चर का पर्पज है, फॉर एग्जाम्पल जो इल पर्सन है फ्रॉम लास्ट 2 years किसी विलेज में, उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो जहां पे उसको लगे बिल्कुल इल पर्सन, तो वो उसका स्टडी कर सकता है, एज ए सैंपल बना सकता है, ठीक है। तो पर्पज सैंपलिंग हम किसे कहते हैं, पर्पज सैंपलिंग इज मच सिमिलर टू जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है, जजमेंट सैंपलिंग से बिल्कुल मिलता जुलता है सैंपलिंग, इज वायर द रिसर्चर टारगेट्स ए ग्रुप of people believed to be typical or average or a group specially picked for some unique purpose, ठीक है। यहाँ पे this unique purpose is must। पर्पज सैंपलिंग यहाँ पे एक ऐसी सैंपलिंग है जहां पे हमारा खास पर्पज के लिए रिसर्च हम करते हैं। द रिसर्चर नेवर नोज द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड दिस मेथड इज लार्जली लिमिटेड टू द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च को ये पता नहीं होता है कि ये जो मैं
पर्पज के लिए, पर्पज सैंपलिंग जो कर रहा हूं, रिसर्च के लिए सैंपल उठा रहा हूं, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है कि नहीं है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे पर्पज के लिए उठाया जाता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कुछ एक रिसर्चर का रिसर्च ये है कि जो हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स है उन पे उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये पर्पज है उसका। तो इसलिए वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे एक रिसर्चर को पर्पस देखना पड़ता है, यूनिक पर्पस के लिए एक रिसर्च करता है, और क्या रिसर्च में कौन सी सैंपलिंग बिल्कुल सिलेक्ट कर रहा है, दैट इज पर्पसिव सैंपलिंग। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन पर्पसिव सैंपलिंग एज दैट सैंपलिंग जहां पे एक रिसर्चर, वायर रिसर्चर विल कलेक्ट या विल सिलेक्ट सैंपल फॉर ए स्पेसिफिक या फॉर ए यूनिक पर्पस, फॉर ए बाय यूजिंग पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक, ज्यादातर यहां पे, हाँ, इट इज दिस मेथड ऑफ इज लार्जली लिमिटेड टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पर्पसिव सैंपलिंग जहां ज्यादातर कहां पे होती है, बिल्कुल जहां पे चीजों को हम एक्सप्लोर करना, हमें पता नहीं चीजों का नहीं होता है, एक रिसर्चर को पता, जहां पे हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हम पर्टिकुलर पर्पस या यूनिक पर्पस के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम ज्यादातर ये पर्पसिव सैंपलिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग किसे हम कहते हैं, कोटा इज सैंपलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट टू स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। याद रखना, इक्विवेलेंट, जैसे हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं पूरे पॉपुलेशन को इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास, ठीक है, इनटू डिफरेंट लेयर्स, इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट करते हैं अपना सैंपल। तो यहाँ पे कोटा में हम पहले डिवाइड करते हैं, बिल्कुल जैसे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, वैसे भी यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। इट इज इक्विवेलेंट, इसीलिए हम कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। मगर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम बिल्कुल डिवाइड करने के बाद फिर सैंपल उठाते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, लाइक स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग द रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रेटा। रिसर्चर आइडेंटिफाई किनको कर रहा है, स्ट्रेटास को, लेयर्स को, सेगमेंट्स को। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड देयर प्रोपोर्शन, उनका कितना परसेंटेज बन रहा है उस स्ट्रेटा में, इन द पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन जो है ना, उसमें इनकी कितनी परसेंटेज है स्ट्रेटा में, एक स्ट्रेटा में कितनी टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज है। ठीक है, देन कॉन्वेनियंस और जजमेंट सैंपलिंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ठीक है, एक तो पहले स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के जैसे स्ट्रेटास में एक रिसर्चर यहां पे डिवाइड करता है पूरे पॉपुलेशन को। ठीक है, देन कॉन्वेनियंस सैंपल, उसके बाद क्या करता है, कॉन्वेनियंस सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग अप्लाई करता है। ठीक है, उस चीज को सैंपल उठाता है, मगर किसके जरिए, कॉन्वेनियंस सैंपलिंग के जरिए और जजमेंट सैंपलिंग के जरिए। हियर वी कैन से दैट पहले स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम कॉन्वेनियंस सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं। मगर कहां पे, कोटा सैंपलिंग में। फिर जितना हमको रिक्वायर्ड सैंपल चाहिए हम वो ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जजमेंट सैंपलिंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द ईच स्ट्रेटम। हर एक स्ट्रेटम में जितना हमें कोटा चाहिए, हर एक सेगमेंट में जितना हमें कोटा चाहिए वो हम लेते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो वी कैन से दैट कोटा सैंपलिंग इज दैट सैंपलिंग जहां पे हमें पहले स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की तरह कर रहे हैं, या स्ट्रेटास में लोगों को या पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, उसके बाद कॉन्वेनियंस सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, द रिसर्चर resorts to haphazard or accidental sampling and makes no efforts to contact people who are difficult to reach। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जितने भी लोग होंगे ना, उनको रीच करें, वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे कोई कोशिश नहीं की जाती है। दिस डिफोर्स फ्रॉम द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग वायर द स्ट्रेटा आर फिल्ड बाय द रैंडम सैंपलिंग। यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग नहीं होती है, नो डाउट। स्ट्रेटास में पहले पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट पे सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। मगर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम बिल्कुल स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं, लोगों को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, मगर फिर हम रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क है स्ट्रैटिफाइड और इस कोटा सैंपलिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पर्पसिव या ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस हम इस्तेमाल, आवर चॉइस। एक रिसर्चर यहाँ पे चॉइस इस्तेमाल करता है rather than a chance। रैंडम सैंपलिंग is related to chance, not related to choice। लास्ट जो है दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। हम स्नोबॉल सैंपलिंग किसे कहते हैं, इट इज द टाइप ऑफ
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। स्नोबॉल हम किसे कहते हैं, स्नोबॉल हम किसे कहते हैं, ठीक है। स्नोबॉल, क्यों इसको स्नोबॉल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक बाल जो होती है स्नो के, ये यहाँ पे जो उसका नॉमेनक्लेचर है स्नो, एक बाप की जो बाल है ना वो बनाई जाती है, फिर उसको रोल किया जाता है, ठीक है। वो जब आगे चलाया जाता है उसको, वो अपने आप के साथ बहुत सारा जो बर्फ है ना लेके जाते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी बाल बन के जाती है, ठीक है। एक छोटी बाल किसमें, बड़ी बाल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके को हम, या इसी तरीके, इसी बेस पे इसको स्नोबॉल कहा गया है, ठीक है। स्नोबॉल किसे कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग में एक रिसर्चर क्या करता है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसके, रेस्पोंडेंट्स की, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक रेस्पोंडेंट पहले वो सिलेक्ट कर लेता है, किसी भी तरीके से पता लगाता है, तो उसी रेस्पोंडेंट से बाकी रेस्पोंडेंट्स को जानने की कोशिश करता है, या बाकी रेस्पोंडेंट्स से मिलते हैं एक इस रेस्पोंडेंट से, ठीक। जो फिर दो रेस्पोंडेंट, नेक्स्ट दो रेस्पोंडेंट वो अगले 2-4 रेस्पोंडेंट्स के पता बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो 4 रेस्पोंडेंट वो फर्दर 8 का बताएंगे, इसके 8 जो है ना वो 16 के बताएंगे। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन होती है, जैसे चेन की तरह चलता है, ठीक है। तो इस तरह से तब तक एक खत्म नहीं होता है जब तक एक रिसर्चर अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक उसको अपना सैंपल नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना उसको चाहिए। स्नोबॉल सैंपलिंग किसे कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग इज स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज्ड व्हेन द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर। जब किसी चीज को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो तब हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। ड्रग एडिक्ट्स का पता नहीं है कौन कौन ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। तो हम एक ड्रग एडिक्ट को पकड़ते हैं, या किसी भी तरह एक ड्रग एडिक्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो ड्रग एडिक्ट जब उसको हम इंटरव्यू कर लेते हैं या उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो ड्रग एडिक्ट फर्दर ड्रग एडिक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। जब हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो फर्दर ड्रग एडिक्ट्स के बारे में बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये तब तक चेन कंटिन्यू रहती है जब तक हमारा सैंपल कंप्लीट ना होगा, ठीक है, एक रिसर्चर का सैंपल कंप्लीट ना हो। तो हियर वी कैन से दैट कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर। रेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक ड्रग एडिक्ट, हर कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं होता है ना, कुछ ही गिने चुने लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ ही गिने चुने लोग चोर होते हैं, कुछ ही गिने चुने लोग करप्ट होते हैं, ठीक है। तो उन तक पहुंचने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्ट प्रोहिबिटिव, ठीक है, टू लोकेट रेस्पोंडेंट्स इन द सिचुएशन। बिल्कुल ये डिफिकल्ट है मगर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ड्रग एडिक्ट को पहचानना, पता लगाना बहुत मुश्किल है, एक चोर का पता लगाना, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, फिर बाकी उससे जितने भी चोर होंगे ना वो उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग रिलाइज ऑन रेफरल्स। रेफरल्स मीन्स मैं एक की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो 2 की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो 2 3 की इंफॉर्मेशन, 4 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्दर 4। तो रेफरल्स मीन्स जहां पे एक रेस्पोंडेंट दूसरे रेस्पोंडेंट को रेफर करेगा, ये भी है, तीसरे रेस्पोंडेंट को ये भी है, ठीक है, इसी चीज में इन्वॉल्व है, ये भी करप्ट है, करप्शन में इन्वॉल्व है, ये भी करप्शन में इन्वॉल्व है, ये भी ड्रग एडिक्ट है, ये भी ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। तो जहां पे रेफर करेंगे किससे, जहां पे हम रेस्पोंडेंट को पाएंगे, मगर कहां से, रेफरेंस से, किसी ने मुझे बताया कि आप इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट टू जनरेट एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपने पहले जिनसे मुलाकात की, आपने पहले जो आपने सिलेक्ट किया एज ए रेस्पोंडेंट, ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के बाद बाकी लोगों को जाना, आपने कैसे जाना, रेफरेंस के थ्रू। इन अदर वर्ड्स स्नोबॉल सैंपलिंग कंप्राइजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स हु इंटर रेफर रिसर्चर्स टू अदर रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग हम लास्ट में किसे कहते हैं, सैंपलिंग कंप्राइजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, रेस्पोंडेंट्स को, हु इंटर रेफर्स टू अदर रेस्पोंडेंट्स, वो बाकी का पता देते हैं, वो बाकी लोगों का पता हमें बताते हैं। दिस टेक्निक प्रोवाइड्स ए मीन्स टू एक्सेस रिलेटिवली इनविजिबल एंड वनरेबल सोशल ग्रुप्स। जो हमको नहीं दिखेंगे आसानी के साथ उनका ये पता बताते हैं। जहां पे एक रिसर्चर का जो मोटिव होगा उन लोगों का पता लगाना, फॉर एग्जांपल जो आसानी से नहीं दिख पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आसानी से नहीं हाईलाइट हो रही है या देख नहीं पा सकते हैं, जो इनविजिबल हो, रिलेटिवली इनविजिबल ना होने के बराबर, पता नहीं है या आसानी की तरीके से, ऐसे सिंपल तरीके से हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो कौन से लोग करप्शन कर रहे हैं, कौन से लोग ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज इनविजिबल इन आवर सोसाइटी एंड वनरेबल। जहां पे खतरा हो या जो इन्वॉल्व लोग हो गए हैं किसी सीरियस प्रॉब्लम में, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम में, या हमारे सोशल ऑर्डर को बिल्कुल एक हर्डल बन सकते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक। तो उनका पता ना लगाना, वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, दिस टेक्निक से, किस टेक्निक से, स्नोबॉल सैंपलिंग से, ठीक है।
जेनेटिक ट्रेट एक पता लगाना, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक ट्रेट मीन्स हमारे जो जीन्स है ना, जो फॉर रेयर जीन्स है, कोई इंसान यहाँ पे इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसको पता लगाना कि इसके जो एंसेस्टर्स या उसके खानदान में या उसके लीनेज में कौन से लोग इंटेलिजेंट थे, ठीक है, उनको हम पता लगा सकते हैं कैसे, स्नोबॉल सैंपलिंग से। इस तरीके से हम स्नोबॉल सैंपलिंग से रिसर्च कर सकते हैं, या स्नोबॉल सैंपलिंग वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम जहां पे एक रिसर्चर का जो रेस्पोंडेंट्स होंगे या जो इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द पॉपुलेशन वो कम होगी, ठीक है, लिमिटेड होगी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बाकी लोगों को रेफर करते हैं, वली नजीब सर, बाकी लोगों को हम रेफर करके बिल्कुल अपना पर्पस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।